नमस्कार साथियों, आज की अपनी करंट की क्लास 31 मई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनआईए के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया है। कुलदीप सिंह, अरविंद कुमार, सामंत कुमार गोयल या सुबोध कुमार जायसवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलदीप सिंह है कौन? तो ये सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। एनआईए के महानिदेशक पद का इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, क्योंकि एनआईए के जो महानिदेशक थे वाई सी मोदी, इनका क्या हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इस कारण कुलदीप सिंह को एनआईए के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं एनआईए के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई आतंकी हमले के बाद। इसकी पहली बार जरूरत हमें नजर आई। मुंबई आतंकी हमले के बाद इसकी आवश्यकता हमें महसूस हुई, तब जाकर 31 दिसंबर 2008 को संसद से इसे पारित करवाया और 2009 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? 2009 में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? तो वो है अपने कुलदीप सिंह। तो गाइस, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। चलिए उसके बाकी ऑप्शनों के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं गाइस अरविंद कुमार के बारे में। तो अरविंद कुमार है अपने आईबी के प्रमुख हैं अपने अरविंद कुमार। सामंत कुमार गोयल, तो सामंत कुमार गोयल है अपने रॉ के प्रमुख हैं अपने सामंत कुमार गोयल। और सुबोध कुमार जायसवाल, तो सीबीआई के महानिदेशक कौन है? अपने सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में ब्रॉडकास्टर्स का शीर्ष निकाय आईबीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आईबीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आईबीडीएफ, आईएसटीजी, आईबीईएम या आईबीटीडी। तो गाइस इसका नाम बदलकर रखा है आईबीडीएफ। आईबीएफ का मतलब क्या होता है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। क्या? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो आईबीडीएफ का मतलब क्या हुआ? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसका नाम बदलकर रख दिया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ये दोस्तों सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सांग यिन हंग द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है। संबंधित हैं हांगकांग, भारत, नेपाल या जापान। तो गाइस ये संबंधित हैं हांगकांग से संबंधित हैं सांग यिन हंग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अपनी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कितनी इसकी हाइट है? 8,848.50। ये इसकी क्या है? मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इसको इन्होंने कितने घंटे में चढ़ लिया? तो मात्र 26 घंटे में इन्होंने इसको चढ़ लिया। 26 घंटे में इन्होंने इसको चढ़ लिया। तो दुनिया के सबसे तेज गति से चढ़ने वाला इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन ये है कौन? ये महिला हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ये महिला हैं जो सबसे तेज गति से चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्नों को। ये देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा संबंधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। क्या? तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी कब चढ़े थे? ये 29 मई 1953 को। और इन्हीं के उस पर 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई 1975 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में।
बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति अंगरीता शेरपा 1986 से 1996 तक 10 बार चढ़े थे लगातार। सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कामीरीता शेरपा ये सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कितनी बार? 25 बार। 25 बार ये कामीरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो गाइस ये दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। अब ये संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 है क्या? तो सबसे पहले तो दोस्तों ये यूपी सरकार के द्वारा लागू किया गया था और यूपी सरकार की तर्ज पर ही अब हरियाणा सरकार इसको लागू करने वाली है। तो दोस्तों संपत्ति क्षति वसूली विधेयक का अर्थ ये है कि जब कभी भी कहीं कोई आंदोलन होता है तो कुछ आंदोलनकारी मिलकर जनता के सामान की तोड़फोड़ करने लगते हैं, सरकारी चीज़ों की तोड़फोड़ करते हैं, प्राइवेट चीज़ों की तोड़फोड़ करते हैं। इससे क्या होता है? लोगों को आर्थिक हानि पहुंचती है। तो सरकार का ये बोलना है कि जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, उसी प्रकार से प्राइवेट संपत्तियों का रक्षा करना भी हमारा अधिकार है। तो इसके द्वारा होगा क्या? लोगों को पहचाना जाएगा कि कौन कौन से आंदोलनकारी ने ये तोड़फोड़ की है और उसी से ही क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। तो ये है इस कानून का अर्थ कि जो तोड़फोड़ करेगा उसी से ही क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आरबीआई ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो गाइस ये लगाया है एचडीएफसी बैंक पर। हाल ही में आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना एचडीएफसी बैंक के ऊपर लगा दिया है। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक, तो गाइस इसका फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में और जिसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, ये इसके हैं सीईओ। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माली देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? मैक्टर ओने, वाहनदाब, असीमी गोइता या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये किया गया है असीमी गोइता को। असीमी गोइता को माली की संवैधानिक अदालत ने देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया है। दोस्तों जानते हैं माली देश के बारे में ये हुआ क्या है, ये सारी चर्चा क्या है। तो माली देश में गाइस हाल ही में एक नई सरकार का गठन हुआ था जिसमें मैक्टर ओने को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मैक्टर ओने को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन माली की सेना की एक टुकड़ी ने वहां पर विद्रोह कर दिया तथा मैक्टर ओने जो वहां के प्रधानमंत्री थे और वाहनदाब जो वहां के राष्ट्रपति थे उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। तो अब जाकर जब उन लोगों ने दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद असीमी गोइता को देश का नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों बात थी पूरी माली देश के बारे में। तो ये सेना ने एक विद्रोह किया जिसके बाद मैक्टर ओने और वाहनदाब ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद असीमी गोइता को देश का नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। पिछली साल भी यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर सेना को बहुत ज़्यादा पावर है, तो सेना यहाँ पर तख्ता पलट करती रहती है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या चलता है, अफ्रीकी कंट्री इस पर क्या एक्शन लेती हैं, ये बाद में पता पड़ेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के बालिग होने पर कितने रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है? 8.5 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 10 लाख? तो गाइस ये की गई है 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की गई है। पूरी जानकारी को समझते हैं दोस्तों कि क्या घोषणा हुई है। चलिए, ये दोस्तों कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि इनको जो मदद मिलेगी
फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत, फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत इनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसमें होगा क्या कि 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा, क्या 18 साल की उम्र तक मासिक वजीफा, जो वजीफा मिलता था बच्चों को, मासिक वजीफा, व 23 साल की उम्र में, वह 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। 23 साल की उम्र में इन्हें 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। तो ये घोषणा की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों और क्या किया जाएगा इसमें, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों को शिक्षा क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति उच्च शिक्षा लेने के लिए लोन लेता है तो उस पर जो ब्याज लगता है वो पीएम केयर फंड ही देगा। क्या, उस पर जो ब्याज लगता है वो पीएम केयर फंड देगा, ये इसमें घोषणा की गई थी। तो ये दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी शुरू की है? बिहार, केरल, झारखंड या जम्मू कश्मीर? तो गाइस ये की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी शुरू की गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए स्पेशल फैक्ट। ये देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 26 अक्टूबर 1947 में। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन इसको राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था, राज्य के रूप में इसका गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को इसको राज्य के रूप में गठित किया गया था। लेकिन 2019 में इसको राज्य की श्रेणी से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उस तारीख को भी याद रखना आप, 31 अक्टूबर 2019 से इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं, तो उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा। और लद्दाख के कौन है, तो आर.के. माथुर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 28 मई, 29 मई या 31 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को सबसे पहली बार तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। तो उसी की याद में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2008 में नेपाल सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो ये दोस्तों बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस मई माह के इंपॉर्टेंट दिवसों के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 को रेड क्रॉस दिवस, 11 को प्रौद्योगिकी दिवस, 12 को नर्सिंग दिवस, 15 को परिवार दिवस, 16 को प्रकाश दिवस, 18 को संग्रहालय दिवस, 20 को मधुमक्खी दिवस, 21 को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 को जैव विविधता दिवस, 23 को कछुआ दिवस, 24 को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 को थायराइड दिवस, 26 को वैशाख पूर्णिमा दिवस, 28 को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्कि कोचलिन, एस प्रकाश, नीना गुप्ता या दीप हल्दर? तो कैसे ये लिखी गई है एस प्रकाश के द्वारा। एस प्रकाश ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। कल्कि कोचलिन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो इसका प्रसिद्ध पुस्तक है एलिफेंट इन द बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। नीना गुप्ता का, तो नीना गुप्ता की पुस्तक का नाम है सच कहूं तो। सच कहूं तो, ये इनकी पुस्तक का नाम है। दीप हल्दर का क्या है, तो बंगाल
2021 एन इलेक्शन डायरी, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा कल का आपसे पूछा गया प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या इंदिरा गांधी? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।